सोच के देखिए, एक आदमी जो कभी स्टेज पे खड़ा होकर माइक पे रैप करता था, उसके गाने सिस्टम के खिलाफ होते थे, उसके लिरिक्स में अक्सर करप्शन का जिक्र होता था। वो नेता नहीं था, वो रैपर था। लेकिन आज वही आदमी पूरा देश चलाने की दौड़ में है। वो आदमी, वो रैपर देश का पीएम बनने वाला है। ये भाई कोई मूवी नहीं है, ये नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज भी नहीं है, ये असली कहानी है। नेपाल की राजनीति में हो रहे सबसे बड़े पॉलिटिकल शेकअप की कहानी। और इस कहानी के सेंटर में है एक नाम, बालेन शाह, एक रैपर जो अब नेपाल का प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में आ गया है। लेकिन असली कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, असली कहानी है एक जनरेशन की, आप लोगों की, जेनजीज की। एक ऐसी जनरेशन जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से तंग आ चुकी थी और जिसने फैसला किया कि अब सिस्टम बदलना पड़ेगा। दोस्त नमस्कार, मैं हूं तुषार और ये है जेनजिस्तान। आज हम बात करेंगे नेपाल के सबसे बड़े जेनजी प्रोटेस्ट की और एक रैपर की जिसने नेपाल के 4 बार के पीएम को हराकर खुद को एज ए पीएम का कैंडिडेट बना दिया है, पीएम का सबसे बड़ा दावेदार बना दिया है। नेपाल की राजनीति का पुराना सिस्टम समझना पड़ेगा। पहले नेपाल की राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। नेपाल में लंबे समय तक कुछ ही पार्टियां सत्ता में घूमती रहीं। मेन तौर पर अगर आप देखो तो एक नेपाली कांग्रेस थी और वहां एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। इन दोनों पार्टियों ने दशकों तक देश की राजनीति पर कब्जा बना के रखा। लेकिन समस्या ये थी कि सरकारें तो बदलती रहीं, मगर वहां की जो समस्याएं थी वो जस की तस बनी रहीं, जैसे कि अमूमन होती है, हमारे देश में भी है। करप्शन हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। नेपाल में पिछले 15 सालों में कई बार सरकारें बदली हैं और यही रीजन था कि जनता का भरोसा धीरे धीरे टूटने लगा। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के आरोपों ने नेपाल की जनता में गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी। मतलब कि राजनीति चल रही थी लेकिन जनता का भरोसा खत्म होता जा रहा था। और जब जनता का भरोसा खत्म होता है तो इतिहास में अक्सर कोई बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक तो आता ही आता है। और नेपाल में वो अर्थक्वेक आया 2025 में। देश भर में युवाओं ने यानी कि जेनजीज ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। यह प्रोटेस्ट कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था, ये देखते ही देखते एक नेशनल मूवमेंट बन गया। वर्ल्ड के जितने भी लगभग मीडिया हाउसेज हैं सब इसको खबर को कवर भी कर रहे थे। आपने भी कई वीडियोस देखे होंगे इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए। ये प्रोटेस्ट लेकिन धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। नेपाल के जेनजी पुराने सभी नेताओं और मिनिस्टर्स को ढूंढ के मारने लगे। कई वीडियोज आपने देखी होगी कि दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, उनके निजी आवासों सहित कम से कम 5 टॉप लीडर्स के घर पर आग लगा दी। कई रिपोर्ट्स तो यह भी बता रही थी कि इस प्रोटेस्ट में लगभग 72 लोगों की मौत भी हो गई थी। अब जब इतनी हिंसा भड़क गई, राजनीति का इतना दबाव बनने लगा, तो भाई जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे उन्होंने 9 सितंबर 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कई एनालिस्ट इसे जेनजी प्रोटेस्ट मूवमेंट कहते हैं। अब देखो, इस प्रोटेस्ट के पीछे बहुत सारे मेन रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो करप्शन था। यूथ मान चुका था नेपाल का कि भाई नेपाल का गवर्नेंस एकदम करप्ट हो चुका है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। दूसरा इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन था। नेपाल के कई युवा मानते थे कि भाई सरकार जॉब्स क्रिएट कर ही नहीं पा रही है। तीसरा, पॉलिटिकल एलिट्स से नाराजगी थी जनता को। लोगों को लगने लगा था कि पॉलिटिक्स बस कुछ ही नेताओं के हाथ में कैद हो चुकी है। और यूथ भी ये कह रहा था कि भाई हम लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे और ये मिनिस्टर्स के बच्चे विदेशों में मौज मार रहे हैं। चौथा कारण था डिजिटल फ्रीडम। एपी न्यूज के अनुसार 2025 में नेपाल में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए जिन्होंने सरकार पर भारी दबाव डाला। अब इन प्रोटेस्ट में कौन कौन लोग शामिल थे? क्या सिर्फ जेनजीज ही थे? भाई देखो, जेनजीज तो थे ही, स्टूडेंट जेनजीज जो हो गए, इसके अलावा यंग प्रोफेशनल्स भी थे, ऑनलाइन एक्टिविस्ट्स भी थे इस प्रोटेस्ट के अंदर। और पहली बार नेपाल की पॉलिटिक्स में जेनजी इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनकर सामने आई और आखिरकार सरकार को फिर नए चुनाव करवाने पड़े। अब भाई इस स्टोरी का आता है सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। एक रैपर जो पहले काठमांडू का मेयर बना, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर वो नेता बना, जिसका असली नाम है बालेंद्र शाह, लेकिन लोग उसे जानते हैं बालेन शाह के नाम से। अब देखिए, बालेन शाह सिर्फ रैपर नहीं है या फिर एक रैपर ही नहीं था, वो एक सिविल इंजीनियर भी था, एक सिविल इंजीनियर भी है मतलब वो।
और बाद में वो पॉलिटिक्स में आए। लेकिन उनका पॉलिटिक्स में आने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। देखिए, इस चीज़ को तो पहले समझ लीजिए कि जो ये बालेन शाह है वो किसी पॉलिटिकल डायनेस्टी से नहीं आते, ना ही कोई ट्रेडिशनल पार्टी से आते हैं। उनकी जो पहचान हुई, या फिर कहिए कि जहाँ से वो फेमस होना शुरू हुए, लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया, क्यों? क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वॉइस के रूप में उनकी पहचान बननी शुरू हो चुकी थी। वो रैप्स गाते थे, रैप्स लिखते थे, और उनके रैप्स में अक्सर सिस्टम की आलोचना होती थी। वो करप्शन की बात करते थे, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी की बात करते थे, फेल्ड गवर्नेंस की बात करते थे। ये सब उनके लिरिक्स का हिस्सा थे, और शायद यही वजह थी कि नेपाल का जो यूथ था, जो जेनजी था, वो उनसे कनेक्ट करने लगा। और 2022 में उन्होंने काठमांडू मेयर का इलेक्शन लड़ा, और वो उस इलेक्शन को जीते भी। विकिपीडिया के अनुसार बालेन शाह ने 2022 में काठमांडू मेयर इलेक्शन जीतकर ट्रेडिशनल पार्टीज को बहुत बड़ा झटका दिया था, जिसकी वजह से कई बड़े नेता सख्ते में आ गए थे। भाई आप ही क्यों नहीं जाएंगे? एक रैपर आकर चुनाव लड़े और वो मेयर बन जाए, वो भी राजधानी का, तो ऑब्वियस सी बात है। रैपर कैपिटल सिटी का मेयर बन गया, और उसी समय नेपाल की राजनीति में एक नया चैप्टर भी शुरू हो गया। असली शौक आया भाई 2026 के चुनाव में। नेपाल में भी हाल ही में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन में भाई एक अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल अर्थक्वेक देखने को मिला। बालेन शाह की पार्टी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, जिसे आरएसपी भी कहा जाता है, चुनाव में भारी बढ़त हासिल कर गई। 165 में से भाई 125 सीट्स उन्होंने जीत करके इतिहास लिख दिया। इस चुनाव में ट्रेडिशनल पार्टीज को बहुत बड़ा झटका लगा, लगे भी क्यों ना। भाई सिर्फ 3.5 साल पुरानी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत गई, और नए पॉलिटिकल प्लेयर्स उभर कर सामने आए। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि बालेन शाह ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। ये जीत सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट की जीत नहीं थी, ये भाई एक पॉलिटिकल मैसेज भी था जो नेपाल दे रहा था, नेपाल की जनता दे रही थी। नेपाल की जनता कह रही थी कि अब हमें नई पॉलिटिक्स चाहिए। अब सवाल ये है, नेपाल में भाई ये पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ? उसका जवाब है सीधा सीधा। देखिए, नेपाल की जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत यंग है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की जो मीडियन एज है वो लगभग 25 साल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि भाई देश की बड़ी पॉपुलेशन यंग वोटर्स की है, और यही वोटर्स इस इलेक्शन में हमको निर्णायक साबित होते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने पूरा चुनाव पलट दिया, 125 सीट मिल गई, है ना। कई रिपोर्ट्स के अनुसार युवा वोटर्स ट्रेडिशनल पार्टी से बिल्कुल निराश थे। वो हमने 2025 के जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ उसके दौरान भी देखा ही, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहती थी जो नई जनता है, नई उम्र की जनता है, इसीलिए उन्होंने नए लीडरशिप को सपोर्ट किया। अब सवाल ये है कि अगर बालेन शाह सत्ता में आते हैं तो वो करना क्या चाहते हैं या क्या करेंगे? देखिए, उनकी पार्टी का एजेंडा लगभग वैसे ही है जो लगभग सब पार्टीज अपना एजेंडा लेकर आती हैं। करप्शन के खिलाफ फाइट करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, डिजिटल गवर्नेंस लाएंगे। एपी न्यूज के अनुसार उनकी पार्टी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी पर जोर दे रही है। मतलब नैरेटिव उनका बहुत साफ है, पुरानी पॉलिटिक्स खत्म करेंगे, नई पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, और जो कुछ भी पिछले कुछ सालों में नेपाल देख रहा है उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई कहानी इतनी सिंपल नहीं है। बालेन शाह के क्रिटिक्स भी हैं, समझ रहे हैं। कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि देखिए, वायरल पॉपुलैरिटी और गवर्नेंस एक्सपीरियंस दो अलग चीजें होती हैं। द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि नए नेताओं को पॉलिसी एक्सपीरियंस की चुनौती का सामना करना पड़ता है या करना पड़ सकता है। इसका मतलब सीधा है कि देखिए, रैप बैटल जीतना आसान है, लेकिन पॉलिटिक्स में पॉलिसी बैटल जीतना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पे भी बात कर लेते हैं, इसका भारत के लिए क्या मतलब है या भारत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस ना बहुत पुराने, दोनों देशों के बीच में ओपन बॉर्डर्स हैं, आपको पता ही होगा, ट्रेड रिलेशंस हैं, कल्चरल टाइज हैं। नेपाल ट्रेडिशनली इंडिया और चाइना के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हाल की और पिछली गवर्नमेंट जो है उनका रुख थोड़ा सा चाइना की तरफ ज्यादा नरमी वाला दिखा है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार नई जो ये लीडरशिप अभी आई है, ये नई लीडरशिप साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को एक नई दिशा दे सकती है। मतलब भाई कि नेपाल की पॉलिटिक्स में बदलाव रीजन की पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट कर सकता है, या फिर आने वाले समय में हमें दिखेगा कि इफेक्ट कर रहा है। तो एक रैपर का प्राइम मिनिस्टर बनने की कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि जेन ज़ी पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं। ये सिग्नल है
कि नई जनरेशन पुराने सिस्टम को चैलेंज भी कर सकती है। और सवाल ये है कि अगर नेपाल में ये हो सकता है तो क्या कभी भारत में भी ऐसा पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो सकता है क्या? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। अगर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वो बेल का बटन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए मॉलिटिक्स। धन्यवाद।